नमस्कार। आज हम लोग अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत पर बात करेंगे। अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत भी हैं, विरेचन सिद्धांत भी हैं। अनुकरण के सिद्धांत के माध्यम से उसने कला और काव्य की सार्थकता को सिद्ध किया, और फिर विरेचन के सिद्धांत से प्लेटो ने जो आक्षेप लगाया था काव्य पर, उसका भी निराकरण उन्होंने उस सिद्धांत के तहत किया है। लेकिन आज हम लोग उसकी पहली कड़ी में अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। दो भागों में यह व्याख्यान में दूंगा। तो अनुकरण सिद्धांत, यह पहले भाग के अंतर्गत हम आपसे इस पर चर्चा करते हैं। अरस्तू का समय ईसा पूर्व 384 से 322 वर्ष माना जाता है। अरस्तू एथेंस में प्लेटो के विद्यापीठ का यशस्वी छात्र था। वह अपनी विलक्षण प्रतिभा से विद्यापीठ में शिक्षकों के प्रिय बने थे। प्लेटो का कहना था कि और सभी जो छात्र हैं वो मेरे विद्यापीठ के शरीर हैं, किंतु अरस्तू इसका मस्तिष्क है। यह उनके बारे में उनके गुरु की धारणा थी, और अरस्तू के चिंतन का विषय अलग अलग रहते हुए भी वे विभिन्न ज्ञान विज्ञान के अनेक शाखाओं में उनका प्रवेश था। अब जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, तत्वमीमांसा, आचार शास्त्र, काव्य शास्त्र जैसे विविध विषयों पर उन्होंने अधिकार पूर्वक लिखा। वे एक विषय पर चिंतन करते हुए दूसरे विषय पर प्रसंगानुरूप चले जाते थे। यह उनकी विशेषता थी। अब उदाहरण के लिए कि भौतिक विज्ञान में उन्होंने कला का यह विशेष लक्षण लिखा, कला प्रकृति का अनुकरण करती है। आर्ट इमिटेट्स नेचर। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि प्लेटो ने कला के प्रकृति का अनुकरण होने के कारण की और असत्य और निंदनीय जो मान लिया था, यहाँ पहले मैं उल्लेख कर चुका हूँ कि प्लेटो ने इस कारण से कला को असत्य और निंदनीय मान लिया था, और उसका मानना था कि प्रकृति के अनुकरण का वह अनुकरण है, प्रकृति का अनुकरण करती है। किंतु मतलब कि प्रकृति तो अनुकरण स्वयं है, और उसका अनुकरण यदि कला करती है तो वो सत्य से दोगुना दूर है, यह मान लिया था। किंतु अरस्तू ने कला को प्रकृति का सर्जनात्मक अनुसरण या नवसृजन सिद्ध किया। इस प्रकार उसने कला की स्वायत्तता, उसकी गरिमा की स्थापना की। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम जानते हैं कि प्लेटो ने काव्य को सत्य से दुगुना दूर माना था, अभी जिसकी चर्चा मैंने की, और अरस्तु अपने काव्य पुस्तक पेरीपोएटिक्स, अंग्रेजी में से ऑन पोएटिक्स, पेरी मतलब पर या ऊपर है, और पोएटिक्स का अर्थ काव्यशास्त्र हम ले सकते हैं। तो अरस्तु के काव्यशास्त्र का आकार बहुत छोटा है, किंतु अर्थगर्भिता की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज सेंटबरी ने कहा है कि विगत 2300 वर्षों में जितना विचार अरस्तु के काव्यशास्त्र नामक छोटे पुस्तक में हुआ है, उतना संसार के किसी दूसरे साहित्य रचना पर नहीं हुआ। यह उसकी महत्ता इस बात से आप लगा सकते हैं। अरस्तु यह मानते हैं कि कला मात्र प्रकृति का अनुकरण नहीं है। पहली बिंदु, अनुकरण सिद्धांत इन्होंने भी दिया, लेकिन ये इनका कहना है कि यह मात्र प्रकृति का अनुकरण नहीं है। इनमें 3 कारणों से भेद आता है अनुकरण में। पहला कि अनुकरण का माध्यम क्या है, मीडियम जो है अनुकरण का, उससे भेद आता है। दूसरा अनुकरण के विषय से, और तीसरा अनुकरण की जो पद्धति होती है उससे उसमें भेद आता है। तो अनुकरण के माध्यम पर विचार करते हुए अरस्तु प्रकृति के अनुकरण या प्रतिरूपण के 5 माध्यम मानते हैं: रूप, रंग, लय, भाषा और सामंजस्य। विभिन्न कलाओं के माध्यम का निर्धारण इस प्रकार उन्होंने किया है कि चित्रकला का माध्यम रूप और रंग, नृत्य कला का माध्यम लय, संगीत कला का माध्यम लय और सामंजस्य, काव्य कला का माध्यम
भाषा, लय और सामंजस्य काव्य कला की सभी कलाओं में इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि वह सभी कलाओं में श्रेष्ठ है, जिसका माध्यम लय, भाषा और सामंजस्य ये तीनों हैं, इसीलिए वह श्रेष्ठ है। तो यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि भारतीय काव्य चिंतन में भी शंकुक ने चित्रकला के भावन का दृष्टांत देकर काव्य बोध के स्वरूप को स्पष्ट किया था। उन्होंने चित्रत्वज्ञ न्याय से यह सिद्ध किया था कि काव्य का जो ज्ञान होता है वह विलक्षण होता है, काव्य और कला का ज्ञान विलक्षण होता है। उसकी चर्चा अन्यत्र मैंने की है। अनुकरण के विषय को भी अरस्तु ने व्यापक विस्तार दिया। एक तो ये 3 आधार उसने बताया, रूप रंग से अंतर पड़ता है उसकी चर्चा की, और उन्होंने अनुकरण के इसके साथ साथ कई रूप बताए हैं। इसको महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देने की बात है कि अनुकरण के कई रूप उसने माना है। वो एक तो होता है कि वस्तु जैसी है वैसा अनुकरण, वस्तु जैसी प्रतीत होती है, और तीसरा कि वस्तु जैसी होनी चाहिए। यह तीनों रूपों का अनुकरण या प्रतिरूपण के ये तीनों विषय हैं। अरस्तु की दृष्टि में उदात्त चरित्र का अनुकरण करने के कारण ट्रेजेडी कॉमेडी से भी श्रेष्ठ है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि प्लेटो ने ट्रेजेडी पर कई आक्षेप किए थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो ने कई आक्षेप किए थे। तीसरा जो ध्यान देने की बात है वह अनुकरण की पद्धति पर चर्चा हमने की। पहले अनुकरण के विषय पर बात किया हमने, और विषय के संबंध में हमने बताया कि वस्तु जैसी है या वस्तु जैसी होनी चाहिए या जैसी प्रतीत होती है। अब अनुकरण की पद्धति, तो अनुकरण की अलग अलग पद्धतियों के कारण काव्य के विविध रूपों में अंतर आता है। वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक पद्धति, नाटकीय पद्धति, इन पद्धतियों से भी अनुकरण में अंतर आता है। काव्य को कला का श्रेष्ठ रूप मानकर अरस्तु ने उसकी गरिमा की स्थापना की। उस समय इतिहास, दर्शन, नागरिक शास्त्र आदि का अधिक महत्व था। प्लेटो ने तो काव्य को त्याज्य ही मान लिया था। अरस्तु ने यह घोषणा की कि काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक होता है, उससे अधिक सत्य और गरिमा मंडित होता है। यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। अरस्तु के अनुकरण संबंधी धारणा को स्पष्ट करते हुए काव्य शास्त्र के व्याख्याकारों ने अनुकरण को मूल वस्तु का उन्नत रूपांतरण और आदर्श प्रतिरूपण, आदर्शीकृत प्रतिरूपण या पुनरुत्पादन, नवसृजन, सादृश्य विधान आदि कहा है। प्लेटो ने प्रकृति के अनुकरण का स्थूल अर्थ नकल के रूप में ले लिया था। अनुकरण का अर्थ केवल वस्तु के रूप का प्रतिरूप खड़ा करना नहीं है। अरस्तु ने सौंदर्यात्मक या कलात्मक अनुकरण को सृजनात्मक अनुकरण माना है। उसने सौंदर्यात्मक अनुकरण और कलात्मक अनुकरण को महत्व दिया, और उसने कहा अनुकरण केवल नकल न होकर वह सृजनात्मक है, और इसे वस्तु का आदर्श, एक आदर्शीकृत प्रतिरूपण उन्होंने कहा। अरस्तु ने कहा है कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमिटेशन आर मेन इन एक्शन। कार्य व्यापार में संलग्न मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। कार्य व्यापार बाहरी व्यापार या संघटनाओं का बोध तो कराता ही है, वह आंतरिक कार्यों का भी बोधक है। सौंदर्यात्मक अनुकरण का विषय मुख्यतः आंतरिक प्रक्रिया है, यह उन्होंने बताया। अब काव्य शास्त्र के प्रामाणिक व्याख्याकार एक बूचर है। अरस्तु के इस अनुकरण सिद्धांत के संबंध में बूचर के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण जो होता है उसके 3 विषय उन्होंने माने: चरित्र, कैरेक्टर, भाव, इमोशन, और कार्य व्यापार, एक्शन। स्पष्टतः अरस्तु मिमेंसिस या अनुकरण को सृजनात्मक अनुकरण माना है। बूचर ने अरस्तु के अनुकरण की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला है कि कला मूल वस्तु का पुनरुत्पादन करती है।
अरस्तु के हिसाब से जो अनुकरण है उसके हिसाब से कला मूल वस्तु का पुनरुत्पादन करती है, वस्तु जैसी प्रतीत होती है, अर्थात कलाकार के मन पर वह जैसा बिंब अंकित करती है उसका पुनरुत्पादन कला में होता है। कला जीवन के सामान्य का अनुकरण करती है और कला मानव जीवन का आदर्शिकृत प्रतिरूपण है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में कहा है। तो इस प्रकार इस विवेचन से स्पष्ट है कि अरस्तु ने प्रकृति और अनुकरण के अर्थ को विस्तार देकर कला को प्रकृति का अनुकरण माना है। प्रकृति केवल बाह्य वस्तु तक सीमित नहीं है, वह अभ्यंतर मानसिक ऊर्जा भी है, इसे हमें समझना चाहिए। और अनुकरण में रचनात्मकता ही काव्य कला को स्वायत्तता और कवि को श्रेष्ठ होने का गौरव प्रदान करती है। वस्तुतः जो कवि के गौरव और कलात्मकता का सम्मान जो अनुकरण के कारण जिसको घट गया था प्लेटो की दृष्टि में, उसमें रचनात्मकता का पुट देकर रचनात्मकता की बात करके काव्य कला को एक स्वतंत्र सत्ता प्रदान किया अरस्तु ने और कवि को श्रेष्ठ होने का गौरव भी प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। अगले दिन हम लोग अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और प्लेटो ने ट्रेजेडी पर जो आक्षेप लगाया है किस तरह अरस्तु ने उसका खंडन किया, वह भाग 2 में हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।